नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी जाट, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम न्यायिक पुनरावलोकन पर परिचर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में हम न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन का क्या स्वरूप है और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की क्या स्थिति है और न्यायिक पुनरावलोकन का क्या महत्व है, और अंत में हम न्यायिक पुनरावलोकन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आधार पर वह किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित कर सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह विधायिका व कार्यपालिका की निरंकुशता को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, इसका उद्भव हमें अमेरिकी न्याय व्यवस्था में देखने को मिलता है। यद्यपि अमेरिका के संविधान में भी न्यायपालिका को लिखित रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दी गई है, किंतु बारबरी बनाम मेडिसन के मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि न्याय करना उसका प्राकृतिक अधिकार है, उसका दायित्व है, और इस दृष्टि से कि वह किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित कर सकती है। इस आधार पर अमेरिकी न्यायालय ने अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रतिपादन किया। अब हम आते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का स्वरूप क्या है। क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा न्यायपालिका किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित कर सकती है, परंतु प्रश्न यह है कि किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित करने का आधार क्या हो। इसी के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन के दो स्वरूप हैं। प्रथम है विधि की उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस बाय लॉ, और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रथम स्वरूप है, उस पर हम परिचर्चा करते हैं। ड्यू प्रोसेस बाय लॉ या विधि की उचित प्रक्रिया, इसके तहत जब न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है तो उस समय वह किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित करता है, तो उसका आधार होता है प्राकृतिक न्याय, अर्थात कोई भी कानून प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है अथवा नहीं। यदि कोई कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट करना जरूरी है कि चूँकि प्राकृतिक न्याय किसी कानून को वैध या अवैध घोषित करने का आधार है, तो प्राकृतिक न्याय का क्या तात्पर्य है, ये जानना भी जरूरी है। यहाँ प्राकृतिक न्याय से सीधा सा तात्पर्य है न्यायाधीश के विवेक से है। तो न्यायाधीश अपना विवेक का प्रयोग करके उचित अनुचित प्राकृतिक न्याय के मानकों के आधार या अवैध घोषित कर सकता है। अमेरिका में इस सिद्धांत को अपनाया गया है, इसी कारण से वहां पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस सिद्धांत के तहत न्यायालय किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित करता है तो उसका आधार होता है संविधान, अर्थात कि यदि कोई कानून संविधान के अनुरूप है तो वह वैध होगा, और यदि वो संविधान के अनुरूप नहीं है या संविधान का उल्लंघन करता है तो वह कानून उस सीमा तक अवैध होगा। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि वो संपूर्ण कानून अवैध न होकर के उसी सीमा तक अवैध होता है जिस सीमा तक वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या जिस सीमा तक वह संविधान के अनुरूप नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में चूंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर न तो न्यायिक सर्वोच्चता है और न ही विधायी सर्वोच्चता, बल्कि हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। क्योंकि न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते समय किसी भी कानून को वैध या अवैध
मानता है तो उसका आधार संविधान है। इसलिए हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अब हम देखते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति। यद्यपि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु कुछ संविधान के अनुच्छेदों से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदत्त है। ये हम अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में इस शक्ति को निहित पाते हैं। अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करे, छीने या न्यून करे। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह उसी सीमा तक अमान्य होगी। अर्थात क्योंकि ये अनुच्छेद 13 में ये स्पष्ट कहा गया है, तो स्वतः ये स्वाभाविक है कि किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है। इसी तरह से अनुच्छेद 32 में हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। चूँकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में जाकर के उपचार प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय में जाकर के उपचार प्राप्त करना भी एक मौलिक अधिकार है और न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति है और हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं और न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को संविधान के विसंगत कानूनों का परीक्षण करने का अधिकार देता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंदर न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। हम देखते हैं कि भारत न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व क्या है, क्योंकि न्यायालय को ये जो शक्ति दी गई है इसका महत्व क्या है, तो हम इसको 3-4 बिंदुओं में स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पहला है कि संविधान की रक्षा, क्योंकि विधायिका व कार्यपालिका द्वारा संविधान के अतिक्रमण को रोकने के लिए न्यायपालिका के पास ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि विधायिका को कानून बनाने का अधिकार और कार्यपालिका को आदेश जारी करने का अधिकार होता है और ये संभव है कि वो ऐसे कानून या आदेश संविधान विरुद्ध जारी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पीड़ित पक्ष न्यायालय में जा सकता है और ये कह सकता है कि अमुक कानून संविधान विरुद्ध है या अमुक आदेश संविधान विरुद्ध है, और न्यायालय उसका परीक्षण करता है और फिर वह उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा संविधान की रक्षा की जाती है। दूसरा है नागरिक अधिकारों की रक्षा, क्योंकि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और उन मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी न्यायालय को दिया गया है और उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय नागरिकों को अपने आप में एक मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। उन अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर के उपचार ले सकता है, अर्थात कि राज्य के ऐसे कानूनों को वह अवैध घोषित करवा सकता है जो उसके नागरिक अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तीसरा है कि संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन भारत में हमने पहले भी उल्लेख किया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसके अनुसार जब न्यायालय किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित करता है तो उसका आधार संविधान होता है। यदि कानून संविधान के अनुरूप है तो वह वैध है और यदि संविधान के विपरीत है तो वह अवैध है। उसके पैमाना एकमात्र क्या है? संविधान। इस प्रकार हमारे यहाँ पर अर्थात भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और अंत में सबसे जो महत्वपूर्ण है कि संघीय व्यवस्था को बनाए रखने में भी न्यायिक पुनरावलोकन का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य की 2 सरकारें होती हैं और उनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र और राज्य के बीच किसी भी विषय पर टकराव होने पर सर्वोच्च न्यायालय को प्राथमिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात केंद्र व राज्य से संबंधित किसी भी विवाद को केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय सुनता है और निर्णय देता है। तो इस तरह से
उस विवाद को सुनने में चूंकि न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है, तो इस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संघीय व्यवस्था को बनाए रखने में भी किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, कि ये सही है कि सरकार के तीसरे अंग के रूप में न्यायपालिका को एक विशेष शक्ति दी गई है और इस शक्ति का प्रयोग करके वह विधायिका की निरंकुशता या दलगत निरंकुशता को रोकता है, साथ ही कार्यपालिका की मनमर्जी को भी प्रतिबंधित करता है। किंतु कई अवसरों पर भारतीय राजनीति में हमें ये देखने को मिला है कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का अतिशय प्रयोग करते हुए न्यायालय अपनी सीमाओं को लांघता है। जैसे हम देखते हैं कि 1900 गोलकनाथ के वाद में अगर हम देखें कि जहाँ न्यायपालिका और विधायिका के बीच में एक टकराव पैदा होता है और वहाँ पर एक न्यायिक निरंकुशता स्थापित होती है। इसी तरह से हम यहाँ भी ये भी देखा गया है कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को कुछ करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे भी एक न्यायिक निरंकुशता कहा गया है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने और संघीय व्यवस्था को बनाए रखने में न्यायिक पुनरावलोकन की महत्वपूर्ण भूमिका है। किंतु हमें यह भी देखने को मिला है कि अनेक अवसरों पर न्यायपालिका ने अपनी निरंकुशता भी स्थापित करने का प्रयास किया है। आज का हमारा व्याख्यान यहीं तक है। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम ऐसे पकड़ के खींच सकते हैं इसको। अच्छा, आपने भी कर रखा है पहले, ये था है ना। और इसको भी बंद कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। 1 मिनट चालू अभी बंद करना है। ये लो।